जी, गज़लकारों को पढ़ने का जहाँ तक सवाल है तो मुझे बहुत शौक़ था और मैंने बचपन में ही बहुत सारी किताबें सभी शायरों को लगभग पढ़ लिया था। उनकी हिंदी में छपी किताबें मिलती थी और मैं पढ़ता था और नीचे उनके फुटनोट्स दिए रहते थे, उर्दू के लफ्ज़ों के नीचे मायने दिए रहते थे, तो उससे मेरी वोकैबुलरी उर्दू की बढ़िया तैयार हो गई थी बहुत। जबकि मैं उर्दू की स्क्रिप्ट उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन लफ्ज़ मेरे पूरे अंदर समा चुके थे जो उस समय की लैंग्वेज थी। मीर गालिब, ज़ौक़ मोमिन, फैज़, फ़िराक़, दाग, देहलवी, इस तरह के लोगों को। अच्छा, कुछ शेर ऐसे हैं जो उस समय के अपने मेरी 16-17 साल की उम्र में जो बड़े जहन को छू जाते थे या दिल में उतर जाते थे, वो आज भी याद हैं। जैसे मैं सुनाता हूँ आपको, नरेश कुमार शाद साहब को मैंने एक 4 लाइन का कथा, उनका मुख्तक जिसको कहते हैं आप लोग, वो पढ़ा था आज भी। अक्ल खुद चक्कर में है रफ्तार दुनिया देख कर, अक्ल खुद चक्कर में है रफ्तार दुनिया देख कर, एक को आता देख कर एक को जाता देख कर, और भूल कर कांधा न देना तुम जनाजे को मेरे, फिर कहीं ज़िंदा न हो जाऊं सहारा देख कर, फिर कहीं ज़िंदा न हो जाऊं सहारा देखकर। तो मुझे लगता था कि ये शब्दों की कैसी बंदिश है जो 4 लाइन में इन्होंने अब ऐसा बांध लिया और मन के अंदर उतर गया और ज़ुबान पे रट गया और जहन पे छा गया, और उसका अर्थ भी इतनी बड़ी फ़िलॉसफी हमारे को इस उम्र में समझ में आ गई कि अक्ल खुद चक्कर में है रफ्तार दुनिया देख कर, एक को आता देख कर एक को जाता देख कर, और भूल कर कांधा न देना तुम जनाजे को मेरे, फिर कहीं ज़िंदा न हो जाऊं सहारा देख कर। तो मैंने कहा ये कौन सी विधा है और ये क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे और पढ़ा, शायद लुधियान, फिर गज़लें भी बहुत सारी उस समय रिकॉर्ड में आती थी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, तो वो भी सुना तो पूछा। फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये शायरी है, ये गज़ल है और ये एक विधा है जिसमें बड़े बड़े शायर हुए हैं। फिर उसी 75 के दौरान धर्मयुग वगैरह भी आते थे हमारे यहाँ, तो उसमें भी हमने दुष्यंत कुमार को पढ़ा। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मेरे को ये भ्रम भी टूटा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू में ही ये काम होता है, ये तो हिंदी में भी लोग कर रहे हैं, वज़नदार कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इसमें कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता, बल्कि ये ज़्यादा मुझे आसान लगा और बात उतनी वजन से आ रही है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। तो नरेश कुमार शाद, ये उसके बाद साहिर लुधियानवी, उनको मैंने देखा, उनका एक अजब अंदाज़ देखा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अक्सर मोहब्बत की गज़ल मोहब्बत पे ख़त्म होती है और दुनियादारी की गज़ल दुनियादारी पे ख़त्म होती है। साहिर लुधियानवी सिर्फ़ एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने ऐसा किया कि गज़ल मोहब्बत से शुरू हुई और अंत में जाके खेत खलिहान और गरीबी और भूख तक जाकर पहुँच गई। ये कमाल जो उन्होंने शायरी में पिरोया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसने ये रास्ते भी खोले कि सिर्फ गज़ल महबूब से बातचीत का नाम नहीं है, इसमें और भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। वो दुष्यंत ने भी इस काम को करके बताया। उन्होंने भी बहुत सारे शेर ऐसे कहे जो उस वक्त तक शायरी के उतने खुल के मैटर नहीं थे जितने उन्होंने फिर बाद में उसको बनाया। और आज की डेट में भी आप देखें तो ये काम चल रहा है। तो मैंने आपको दुष्यंत जी भी सुनाए और आपको साहिर लुधियानवी, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इन वादिये रंगी से अक़ीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। उन्होंने उसको ही क्या नाम से वो नकार दिया और उसको एक अलग एंगल से ताज महल जो उनकी नज़्म है उसमें एक अलग ही रूप उन्होंने दे दिया कि नहीं भाई ये तो वो है ना कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। तो इस तरह की जो चीज़ें देखी तो बड़ा वास्ट होता रहा, मगर ये कसम खा के बता सकता हूँ कि मुझे सन 86-87 तक मुझे ये कभी नहीं एहसास था कि कभी मैं भी कलम उठाऊँगा या मुझे भी शायरी करनी पड़ेगी। शायरी लोग कहते हैं अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है, सरस्वती की देन है, ये कहते हैं लोग। तो वो शायद मेरे दिनों की तैयारी थी, पुरानी तैयारी थी। ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहते थे तो उन्होंने ये कराया। तो कहना ये चाह रहा था कि वो अच्छा मेरा कहीं ना कहीं से उर्दू का भी मेरे अंदर माहौल रहा।
मैं इस्लामिया करीमिया महाविद्यालय इंदौर में पढ़ता था। वहाँ डॉक्टर राहत इंदौरी प्रोफेसर थे, आपको मालूम होना चाहिए। राहत इंदौरी हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैं तो बायोलॉजी का था, लेकिन उनका आना जाना वो नैरो पैंट में, और आज भी याद है मुझे दुबले पतले राहत इंदौरी साहब। तो इस्लामिया करीमिया महाविद्यालय था, जैसा उसका नाम बताता है, उसके सारे ट्रस्टीज और ये और वो सब उर्दू वाले थे। और वहाँ जो गुफ्तगू जनरली हुआ करती थी तो उर्दू का बड़ा अच्छा लगता था माहौल। पहले तो कॉलेज का नाम सुन के ही लगता था कि यार उर्दू कोई लैंग्वेज है इसको, और चूंकि मैं शायरी की किताबें पढ़ा भी था तो मेरे को तो वो खुशबू पहले से थी, तो उर्दू का बहुत कुछ मतलब मेरे अंदर खुशबू एड़ी से चोटी तक भर चुकी थी। सिर्फ मेरे को स्क्रिप्ट भर नहीं आती थी, बाकी मैं पूरी गज़लें आराम से पढ़ लेता था और उनके अर्थ समझ लेता था। मैंने फुटनोट्स में उनको देखे। तो इस तरह मीर को पढ़ा, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। एक शेर और मैं कोट करना चाहता हूँ मीर का, कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा। देखिए इसको कहते हैं जदीद पोइट्री, जदीद माने नई, जिसके बड़े नाम हुए बशीर बख्श साहब मेरे उस्ताद मोहतरम। ये जदीद शायरी शुरू से चली आ रही थी, लेकिन कहीं कहीं मिलती थी। हिंदी गज़ल भी कहीं कहीं सबके यहाँ थी, मैं बता दूं आपको, हिंदी गज़ल भी अमीर खुसरो से लेकर के और आज तक के शायरों में कहीं ना कहीं थी। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस, ये भाषा थी उनकी, अमीर खुसरो हजरत की ये भाषा थी। या ज़हाले मिस्कीन मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, तो उन्होंने हाफ हाफ जो ये अवधि का और इसका मिश्रण किया, वो ये बताते हुए शायद बड़े लोग थे कि भाई किसी एक लैंग्वेज का गज़ल पे अधिकार नहीं है। चंदवान ब्राह्मण है, चंदवान ब्राह्मण है, ब्राह्मण वास्ते स्नान के फिरता है बगिया में, न गंगा है न यमुना है, न नदी है न नाला है। ये लैंग्वेज थी ब्राह्मण की। ये शाहजहाँ के दरबार के मीर मुंशी थे चंद्रमान ब्राह्मण, और उस समय ये लैंग्वेज लिख रहे थे। और प्यारेलाल शौकी, उनको देखिए आप, कुली कुतुब अली शाह, उर्दू में पहला दीवान उनका मिलता है ऐसा बताते हैं, बली दखनी का। और ये कुतुब अली शाह जो है 400 साल पुराने, 450 साल पुराने शायर हैं दक्षिण के। उन्होंने पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया जाए तो फिर जिया जाए ना। तो ये जो लैंग्वेज चली आ रही थी, मैं इसका बड़ा कायल था कि यार उर्दू के अलावा ये जो चीज़ें पाई जा रही बड़ी अच्छी लगती थी नमक की तरह उसमें, उर्दू की शायरी में। तो मैं इससे अट्रैक्ट हुआ, मैंने सोचा कि यार ये भी एक लैंग्वेज है, इसमें किया जा सकता है काम। फिर दुष्यंत की मकबूलियत ने भी बहुत बड़ा काम किया। और मेरे उस्ताद बशीर साहब, उनकी हिंदी गज़लें देखें तो कम से कम मैं 50 गज़लें निकाल सकता हूँ उनकी, जिसमें प्योर हिंदी गज़ल है। मैटर भला ही उनका आशिकाना है, लेकिन वो पूरी हिंदी में है। चंदा सूरज जैसी जोड़ी हम दोनों, दिन का राजा रात की रानी हम दोनों, एक दूसरे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। ये बशीर साहब की गज़ल है, ये हिंदी उनकी बशीर साहब की। उन्होंने तो एक मिसरे में कहा भी है कि हिंदी गज़ल का पहला गज़लकार मैं ही हूँ। ये बशीर साहब का मिसरा है, हिंदी गज़ल का पहला गज़लकार मैं ही हूँ। ये बशीर साहब प्रोग्रेसिव शायर थे, वो लैंग्वेज और ये घिसे पिटे मामले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जो लफ्ज़ शायरी से बाहर हो रहे थे, चलन से बाहर हो रहे थे, उनको अपनी शायरी में नहीं आने दिया, क्योंकि उनको जो आज का हिंदुस्तान था उसकी भाषा वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और साथ ही साथ उसका मयार और उसका स्टैंडर्ड वो रखा उन्होंने कि कोई उंगली नहीं उठा सका। नए नए प्रयोग किए, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। तो वाकई उन्होंने जो गज़ल का लहजा न कहा हुआ न सुना हुआ था वो करके दिखाया। और आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक आदमी है जिसने जदीद शायरी को इस्टेब्लिश कर दिया, जिसमें लोग आज हम और आप सब काम कर रहे हैं, उससे बहुत आगे भी आ गए। तो हिंदी में दिन का राजा रात की रानी हम दोनों जैसी 50 गज़लें मैं निकाल दूंगा, जिसमें उनको हिंदी गज़ल का शायर स्थापित कर सकता हूँ मैं। पहला निदा फाजली को देख लीजिए, उन्हीं के समकक्ष निदा फाजली को। दुख में नीर बहा देते थे, सुख में हंसने लगते थे, सीधे साधे लोग थे लेकिन कितने अच्छे लगते थे। और वो बेसन की चटनी जैसी माँ,
वगैरह वगैरह। आपने सुना होगा बेसन की रूखी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, ये लैंग्वेज आ गई उर्दू शायरों की, एस्टेब्लिश हमारे युग के, हमारे एरा के, हमारे दौर के शायरों की हैं, कि ये लैंग्वेज आ गई हिंदी की। तो मैंने इस पर काम किया है और यही चीज़ जो आप देखते हैं मेरी गज़लों में, तो नतीजा ये हुआ कि मैंने वो तीनों मतलब चीज़ों को, दुष्यंत को, बशीर बद को और पुराने जितने भी चले आ, प्लस अशोक मिजाज और प्लस आज की लैंग्वेज, इन सब को मिलाकर मैंने काम किया। और यही मैं नए लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा सामने मुखातिब कौन है, हमें बात किससे करनी है, हमें आज के लोगों से बात करनी है, हमें हिंदुस्तान के लोगों से बात करनी है। तो हमारी ज़ुबान हिंदुस्तानी क्यों ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समझ में आए ऐसी ज़ुबान क्यों ना हो, उसमें खुशबू उर्दू की भी हो, उसमें अंग्रेज़ी की भी हो, उसमें हिंदी की भी हो। वही वाली बात। तो मैं इस तरह से पहले भी कई बार, तो मैंने आपको उदाहरण दिया। अभी नए नए एरा में क्या नाम से जो जितने भी उर्दू के लोग लिख रहे हैं, अब वो सब हिंदी के काफ़िए यूज़ करते हैं। हाँ, मगर जो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का जो मिक्सचर है, वो कहीं से किसी को एकदम से नहीं समझ में आना चाहिए कि ये हिंदी आ गई, ये उर्दू आ गई, ये अंग्रेज़ी कहाँ से आ गई। वो एक फ़्लो जो है, मतलब एक सहज भाव से जो अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैंने कह दिया कि मैन टू मैन डिफ़र करता है नेचर अपना, मैन टू मैन डिफ़र करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। तो ऊपर पूरा इंग्लिश का मिसरा है, नीचे हिंदी में व्यवहार का काफ़ी आ गया। मगर अगर अपन उसको एज ए होल पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब उर्दू आ गई, कब हिंदी आ गई। आपके जैसा तो श्रृंगार नहीं कर सकते, हम बनावट को तो स्वीकार नहीं कर सकते, और मैन टू मैन डिफ़र करता है नेचर अपना, सबसे हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। और अपनी हिंदी में तो उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी, या अपनी उर्दू में तो हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी। इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते। तो मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज हिंदुस्तान की ज़ुबान क्या है और आगे आने वाली हिंदुस्तान की ज़ुबान क्या होने वाली है। आज कंप्यूटर की भाषा में लोग हिंदी के भी लफ्ज़ों का अर्थ नहीं समझते, उर्दू तो बहुत दूर की बात है। हिंदी के भी लफ्ज़ों के मायने हमारे बच्चे नहीं जानते, उस हिंदी के जिस हिंदी में हमारा साहित्य भरा पड़ा है तत्सम शब्दों से और अच्छी गाढ़ी हिंदी से। हम लोग ये लैंग्वेज, तो मेरा कोई सब्जेक्ट था नहीं, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी रहा और बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे मेरी मतलब सब्जेक्ट रहे। बायोलॉजी मेरी बीएससी थी और मैंने फिर बाद में एमएससी किया रसायन शास्त्र में। अंग्रेजी माध्यम रहा, तो लैंग्वेज का तो मेरा भी रिश्ता नहीं था। पढ़ लिख के जो लैंग्वेज मैंने तैयार की इन तमाम शायरों को, और जो बोलचाल की भाषा थी उसी का मैंने इस्तेमाल किया और वही मैं सबको सजेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।